आज 1 अप्रैल है और जो बच्चे कक्षा 9 से पास करके कक्षा 10 में गए हैं वो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें। तो आज हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं मैथ गणित क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे कहते हैं रियल नंबर्स। और इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ में 90+ मार्क्स लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वो उसी पर फोकस करके अपनी तैयारी करता है तो 90+ मार्क्स लाने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, तो इसमें आपको सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है। उन्हीं 4 चीजों पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, उस पॉइंट का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहला पॉइंट क्या है आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चाहे आपसे कहा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और चाहे कहा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों बातों का एक ही मतलब है। इस चैप्टर में जो सेकंड चीज आपको पढ़नी है वो ये है कि गणित का आधारभूत प्रमेय। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है उस चैप्टर में, उसका नाम है ये पता करना कि संख्या शांत है या आसान। और चौथा पॉइंट जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो ये है कि सिद्ध करना कि √2, √3, √5 अपरिमेय। तो जब आपके माइंड में ये बातें क्लियर होंगी कि आप सिर्फ इतना पढ़ के ही पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं, तो आप कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और जब आपको यही नहीं पता होगा कि उस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और अंक आपके कम आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना पहला पॉइंट, जिसका कि नाम है यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम। हम इस पॉइंट को ठीक से समझेंगे और इस पर आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम हल करके यहाँ पर देखेंगे। आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है वो यहाँ पे लिखा है A = BQ + R। क्या लिखा है? A = BQ + R। जहां पे जो R होता है ये 0 के बराबर भी होता है और R जो है 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन R जो है B से हमेशा R क्या होता है? छोटा होता है। अब यहाँ पे ABR है क्या? A का मतलब आपका है भाज्य, B का मतलब है भाजक, Q का मतलब है भागफल और R का मतलब है शेष। ये बड़ा अजीब सुनने में आपको लगा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए कितना ये आसान आपको लगेगा। जैसे मान लो आप 3 से 7 को भाग करें तो 3 दूना 6, 7 से 6 गया 1, तो ये 3 आपका क्या है? भाजक है। भाजक का मतलब 20।
7 आपका क्या है, भाज्य है। 2 क्या है आपका, भागफल है। और 1 क्या है, शेष। अब अगर आप यहां से देखें तो 7 है, ये किसके बराबर है, 3 गुणित 2 और प्लस 1। इस बात को समझिएगा, 7 बराबर 3 गुणित 2 प्लस 1। तो 7 आपका क्या है, भाज्य, और 3 क्या है, भाजक, 2 क्या है, भागफल, 1 क्या है, शेष। तो इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष, वही लिखा गया है। ए का मतलब भाज्य, ये भाज्य हो गया, बराबर की जगह बराबर, भाजक की जगह पे बी, गुणित भागफल की जगह पे क्यू, प्लस शेष की जगह पर आर। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे लिखा है आर बड़ा होता है 0 से, या आर बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे आर कितना बचा, 1। तो आप देख रहे हैं 1 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन यही आर छोटा है बी से। तो देखिए ये बी है, तो देखिए बी से जो है ये आर क्या है, छोटा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप 3 से 6 को भाग करें तो 3 दूना 6। अब यहां पे शेष क्या आ गया, 0। तो वही लिखा है आर बराबर होता है 0 के। तो आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे जब 3 से 6 को आप भाग दे रहे हैं तो आर कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अब यहां पे देखिए 6 बराबर किसके है, 3 गुणित 2 प्लस 0। तो 6 आपका क्या है, भाज्य, भाज्य का मतलब ए। 3 क्या है, भागफल, भागफल यानी भाजक, भाजक का मतलब बी, गुणित 2 क्या है, भागफल, भागफल का मतलब क्यू, प्लस 0 क्या है, शेष, शेष का मतलब आर। इसलिए ये फार्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। राइट। अब आपके समझ में आया होगा कि हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यों लिखते हैं। क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। हमेशा कोई भी दुनिया का आप भाग करें, हमेशा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष ही आएगा, जहां पे शेष का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और शेष फल हमेशा भाजक से छोटा होगा। आर जो है हमेशा बी से छोटा होगा। अब सवाल है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है HCF ज्ञात करने में, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आपके बोर्ड के पेपर में आता है, कोई 2 संख्याएं दी हुई होती हैं और आपसे बोला जाएगा कि इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, लिखा है 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर ये शब्द लिखा है तो आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई होती हैं। 2 संख्याओं में बिल्कुल क्लियर है कि एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो हमेशा बड़ी संख्या को आप ए मानेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, ए किसको आप मानेंगे, बड़ी संख्या को। अब एक संख्या जब बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी, तो छोटी संख्या को आप क्या मानेंगे, बी मानेंगे। बस ये बात ध्यान रखना है।
जो भी दो संख्याएं होंगी, बड़ी संख्या को आप a मानेंगे और छोटी संख्या को आप b मानेंगे। अब आप अपना सूत्र लिखेंगे सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर सी, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे कि r बड़ा है 0 से, बराबर है 0 के, और छोटा है b के। ये चीज ब्रैकेट में लिख देना। अब आप मान रखो, आप एक ही जगह पे क्या रखोगे, ए का मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है 455, तो एक ही जगह पे आपका आ जाएगा 455। बराबर की जगह पे बराबर बी का मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या है 42, तो बी की जगह पे आपका आ जाएगा 42। बी के बाद क्या है, क्यू, और बी और क्यू के बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान, तो 42 गुणे। अब क्यू का मतलब होता है भागफल, तो 42 से 455 को भाग करेंगे। अगर आप 42 से 455 को भाग करें तो 42 से कम 42, 3, 5, शेष क्या बचा 35। अब भाग नहीं जाएगा, तो भागफल कितना आया 1, तो जहां पे क्यू है, क्यू की जगह पर 1 और प्लस आर की जगह पर शेष क्या आया 35, तो आर की जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, अब आप इधर ध्यान नहीं देंगे, जो इधर संख्याएं होंगी, ध्यान दीजिए, जो बराबर के इधर होगा उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे, और छोटी संख्या जो होगी उसको b मानेंगे। और ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो इधर बड़ी संख्या क्या है 42, छोटी क्या है 35, तो अब यहां आ गया 42 a की जगह पर, और b की जगह पर आ गया 35, और गुणित, जब आप 35 को 42 से भाग करोगे, आप 35 से अगर 42 को भाग करो तो 35 से कम 35, तो भागफल कितना आया 1, तो भागफल की जगह पर 1 प्लस शेष कितना है 7, तो शेष की जगह पर 7। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, हिंदी में बोलते हैं दूसरा चरण। अब क्या लिखेंगे थर्ड स्टेप। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है 35 और छोटी क्या है 7, तो 35 को यहां लिखेंगे बराबर 7 को यहां लिखेंगे गुणित 7 से जब आप 35 को भाग करोगे तो 7 पना 35, 5 आएगा, तो 5 लिखोगे प्लस, और जब आप 7 को 35 से भाग करोगे तो 7 पना 35 पूरा पूरा कट गया, इसलिए शेषफल क्या आ गया 0। और जैसे ही शेषफल 0 आए सवाल समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, प्रक्रिया रुक जाती है। और इस स्थिति में जो b होता है, b का मतलब जो भाजक होता है, वही आपका आंसर होता है। तो b कहां पे है, यहां पे, ये b है, तो b आपका जब शेषफल 0 आया, इस वक्त b क्या है 7, तो इस वक्त जो 7 है b, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका HCF हो गया। तो आप लिख देंगे कि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर 7, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या बताया हमने कि जो भी दो संख्याएं हों, बड़ी संख्या को a मानो, छोटी संख्या को b मानो, और ये क्रिया तब तक करो जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे ही शेषफल 0 हो जाए, उस लाइन में जो भी b होगा, भाजक होगा, वही आपका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है 867,225 का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन से। तो उसी तरह सबसे बड़ी संख्या क्या है 867, तो ये आपका क्या हो गया a हो गया। छोटी संख्या क्या है 225, ये आपका क्या हो गया b हो गया।
क्योंकि बड़ी को A मानते हैं, छोटी को B मानते हैं। तो हमने अपना सूत्र लिखा सूत्र A बराबर BQ प्लस R। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जहां R जो है बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है और बराबर होता है 0 के। क्या बोलते हैं, जहां R ग्रेटर 0 इक्वल 0, मतलब R का मान 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है, और R हमेशा B से छोटा होता है। ये कंडीशन लिख दी जाती है सवाल लगाने के बाद। अब एक ही जगह पर आप लिखेंगे 867 बराबर B की जगह पर 225 गुणित Q की जगह पर। तो 225 से जब आप 867 को भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। ये आएगा आपका 225 से आप 867 को भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे Q की जगह पर आप 3 लिख देंगे प्लस R, शेष कितना बचा 192, तो शेष की जगह पर 192 लिख देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो इधर संख्याएं होती हैं उनमें बड़ी वाली को A और छोटी वाली को B माना जाता है। तो बड़ी क्या है 225, यहां हो गया बराबर, छोटी क्या है 192। अब एक गुणित Q, 192 से 225 को भाग करेंगे। तो जब आप 192 से 225 को भाग करेंगे तो सिर्फ एक बार भाग जाएगा, और जो शेष आपका बचेगा वो 33 बचेगा। भाग गया एक बार तो Q की जगह पर 1 प्लस R, शेष बचा 33। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आप लिखेंगे थर्ड स्टेप। तो अब बड़ी क्या है 192, तो 192 यहां जाएगी, 33 यहां पे आ जाएगा। 33 से 192 को भाग करेंगे आप, तो जब 33 से 192 को भाग करेंगे तो अगर 6 बार भाग करें तो ये ज्यादा हो जाता है, 5 बार भाग करें ये भी ज्यादा हो गया, तो 4 बार भाग करें तो 4 3 12, 4 3 12 3, ये भागफल आया 4, तो Q की जगह पे 4 प्लस शेष कितना आया 30। ठीक। अब अगला आपका फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप। तो अब बड़ी संख्या क्या है 33, तो यहाँ 33 आ जाएगा। छोटी संख्या क्या है 30, यहाँ 30 आ जाएगा गुणित। अब जब आप 30 से 33 में भाग करोगे तो भाग सिर्फ एक बार जाएगा, गुणित 1 प्लस, और 30 से 33 में आप भाग करोगे इस तरह, 30 से कम 30, तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, तो प्लस R की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया। अब आप लिखेंगे फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप। अब बड़ी संख्या क्या है 30 और छोटी क्या है 3, तो 30 को यहां पे लिखेंगे, छोटी वाली को यहां पे लिखेंगे गुणित। अब जब आप 3 से 30 को भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 3 दाहम 30, 10 बार भाग गया, भागफल 10 प्लस शेष। अब शेष आपको नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या हो गया 0। और हमने आपको बताया है यूक्लिड विभाजन में जैसे ही शेषफल 0 आए सवाल को स्टॉप कर देते हैं, और उस लाइन का जो B होता है भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो जब शेष 0 हुआ तो इस लाइन में भाजक कितना है B कितना है 3, तो यही 3 आपका आंसर हो गया। तो आप आंसर लिख देंगे कि HCF बराबर 3, किसका स्टेप 3, 867 और 225 का। यूक्लिड विभाजन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे
गणित का आधारभूत प्रमेय। तो गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना, यही कहा जाता है गणित का आधारभूत प्रमेय। और यहाँ पे संख्याओं का क्रम जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता है। यहाँ पे लिख दिया है हमने कि गणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। संख्याओं का क्रम कोई महत्व नहीं रखता। ये मतलब है आधारभूत प्रमेय का। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, ये कोई संख्या है 60। अब अगर आप इसका गुणनखंड लिखें तो क्या करेंगे आप? भाई 60 में सबसे पहले 2 से भाग जाएगा 30, फिर 2 से भाग करें 15, फिर 3 से भाग करें 5 और 5 से भाग करें 1। तो जो 60 का गुणनखंड आया, इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तो लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 की घात 1 गुणित 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 की घात 1। तो ये 60 एक प्राकृतिक संख्या है, ये उसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड। बात क्लियर हो गई कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के घातों के रूप में लिखना ही आधारभूत प्रमेय कहलाता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने में। ये इसका क्या है? प्रयोग है, उपयोग है। आप इसको बोलिए उपयोग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूज। कि इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका जो यूज होता है वो होता है अभाज्य गुणनखंड करने में। जैसे यहाँ पे 60 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, तो पेपर में क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि कोई संख्या दी हुई है और लिखेगा नीचे कि बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अगर एमसीक्यू में है तो विकल्प दिया होगा, एमसीक्यू पे नहीं है तो आपको उसको हल करके आंसर निकालना होगा। किस तरह? बिल्कुल इस तरह। अब हम इस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी बोर्ड 2023 के पेपर में। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, एक है 140, दूसरा है 3825। तो हमने लिखा 140 बराबर, बराबर के आगे क्या लिखेंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम रफ में करके देखेंगे। जैसे अगर हम रफ में यहाँ पे 140 का करें तो 2 से भाग करेंगे 70 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 35 होगा, 5 से भाग करेंगे 7 होगा और 7 से भाग करेंगे 1 होगा। ये क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कितनी बार है? 2 बार। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 की घात 2 गुणित 5 कितनी बार है? 1 बार। और 7 भी है 1 बार। तो 5 को लिखेंगे 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। ये आपका आंसर हो गया। किसका? 140 का। दूसरी संख्या आपकी है 3825। 3825। अब इसी तरह हम इसका जो है वो गुणनखंड करेंगे। तो पहले रफ में करेंगे। ये मान लो हमारा रफ है यहाँ पे। तो 3825 में
सबसे लास्ट में 5 है, तो सबसे लास्ट में अगर 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। 5 2 7, 8 15, 3 18। इस संख्या के अंकों का जोड़ 18 है। 18 3 से कटता है, इसलिए संख्या भी 3 से कटेगी। तो सबसे पहले 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 1 22 और 3 5 जा 50। देखिए यहाँ पे 7 5 12, 2 14, 1 15। अंकों का जोड़ 15 था, 14 नहीं था। और 15 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो यहाँ पे 3 से भाग करें आप। तो 3 चौकू 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 15। अब देखिए 4 2 6 5 11। अब 11 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से कटना बंद हो चुका है। लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग करेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 42 और 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे 85 में, तो आएगा 17 और 17 एकम 17। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो आपका आंसर क्या बन गया इसका? 3825 का 3 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणे 5 2 बार है, 5 की घात 2 गुणे 17 एक बार है, तो 17 की घात 1। तो आपने ये 2 एग्जाम्पल देखे। पेपर में किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखना हो, आप इसी तरीके से करेंगे। ध्यान ये रखना कि सबसे पहले 2 से काटना, जब तक 2 से कटता रहे। जब 2 से न कटे फिर 3 से, 3 से न कटे 4 से, 4 से न कटे 5 से। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। देखिए शांत किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित हो, पूरी तरह से, उसे कहा जाता है शांत। और जो पूरी तरह विभाजित न हो, उसे कहा जाता है अशांत। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि आप बिना भाग किए बताइए कि दी हुई संख्या शांत है या अशांत। तब कैसे हम पहचानेंगे कि ये शांत है? तो हम हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड में अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, तो वो संख्या शांत होगी। 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रही है, तो इसका मतलब वो शांत नहीं है। क्या है? अशांत है। देखिए क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ बिना भाग किए बताइए कि संख्या शांत है या अशांत। तो हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। जैसे पहला सवाल आपका है 13/3125, 13/3125। पहला क्वेश्चन आपका है 13/3125। तो इसको बताना है ये शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे? जो नीचे हर है 3125, इसका गुणनखंड करेंगे। ये ऐसे लिखा 3125। अब ये किससे कटेगा? सिर्फ 5 से कटेगा। तो 5 से भाग करेंगे। 5 छक्का 30, 1 31, 5 दूना 10, 2 12, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये जो 13 है, अंश से कोई लेना देना नहीं। नीचे जो 3125 है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 5 कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 5 की घात 5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 है। और हमने आपको बताया हर के गुणनखंड में अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, इनके अलावा कोई अगली संख्या नहीं है, तो शांत होता है। तो क्या है? शांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो 13/13/3125 है, ये कैसी है? शांत है। देखिए अगला आपका लिखा हुआ है 64/455। ये आपको बताना है शांत है कि नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, जो नीचे 455 है इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब 455 का हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से ये कटेगा, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 7 से। 7 से भाग करेंगे 13 आएगा। फिर किससे कटेगा, 13 से। तो 455 का गुणनखंड क्या आया, 5, 7, 13। ऊपर अंश 64 है, 64 लिखा जाएगा। नीचे 455 की जगह पे 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 की घात 1 गुणित 7 कितनी बार है, एक बार, तो 7 की घात 1। 13 कितनी बार है, एक बार, 13 की घात 1। अब देखिए यहाँ पे हर के गुणनखंड में 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। और आपने पढ़ा है कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो शांत नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अशांत है। तो आंसर हो जाएगा जो 64/455 है ये कैसी संख्या है, अशांत है। अगला देखिए, अगला ये है 15/343। ये बताना है शांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे, जो 343 है इसका गुणनखंड करेंगे। तो 343 में जो भाग जाएगा वो 7 का जाएगा, उसके पहले किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 7 से भाग करेंगे 49 आएगा। फिर 7 से भाग करेंगे 7, फिर 7 से भाग करेंगे 1। तो इसका मतलब जो अंश है ऊपर 15 है, नीचे 343 में 7 कितनी बार है, 3 बार, तो हो गया 7 के घात 3। तो यहाँ पे देखिए हर के गुणनखंड में क्या है, 7, ठीक है। और आप जानते हैं 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ जाए हर के गुणनखंड में तो वो संख्या अशांत हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया, 15/343 जो है वो कैसी संख्या है, अशांत है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। ये जानने के लिए सिर्फ हर का गुणनखंड करिए। हर के गुणनखंड में 2 आए शांत, 5 आए शांत, 2 और 5 आए दोनों आए तब भी शांत, इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या हो जाता है, अशांत। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P का मतलब अंश और नीचे Q का मतलब हर। और शर्त है जहां पे Q ≠ 0, Q 0 ना हो, मीन्स हर जो है वो 0 ना हो। और जो HCF है, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तन, किसका, P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये शर्त है, तभी वो संख्या परिमेय संख्या होगी। और अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो फिर वो परिमेय नहीं हुई, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q ≠ 0 और HCF का मतलब महत्तम समापवर्तन P और Q का कितना हो, 1। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये 3/5 है तो क्या है, परिमेय। क्यों, ये हो गया P और ये हो गया Q। जैसे √4 है, ये भी परिमेय है, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। जैसे मान लीजिए आपका 0 है, ये भी परिमेय है, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0/1। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया।
कंडीशन ये है क्यू नॉट जीरो, क्यू जीरो ना हो। यहाँ पे क्यू तो जीरो नहीं है, पी जीरो है, तो पी से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पेपर में ये सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई संख्या क्या है, अपरिमेय। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि √2 जो है वो अपरिमेय है। कि जो √2 है ये अपरिमेय ही है, क्योंकि इसे आप P/Q के रूप में नहीं ले सकते। भाई ऊपर जो 2 है अगर इसको P माने तो √2 का मतलब क्या हो गया, √P। ये P तो नहीं रहा, तो ये है अपरिमेय। लेकिन वो बोल रहा है कि सिद्ध करो कि अपरिमेय है, तो हम उल्टा मानते हैं। हम क्या बोलेंगे कि माना ये परिमेय। तो हम लिखेंगे कि माना √2 परिमेय है। अब जब ये परिमेय है तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है P/Q। अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो यहां हो जाएगा Q√2 और इधर क्या बचा, P। अगर हम इसको दोनों ओर वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग 2 होता है, √2 का वर्ग क्या होता है, 2, और Q का वर्ग हो जाएगा Q², बराबर का बराबर, और P का स्क्वायर हो जाएगा P²। वर्ग का मतलब स्क्वायर। अगर 2 यहां से हटेगा तो कहां जाएगा, P² के नीचे। कहां जाएगा, P² के नीचे। इसका मतलब जो P² है वो 2 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे P² विभाजित है 2 से, इसलिए P भी विभाजित है 2 से। अगर P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। जैसे मान लो अगर 4 का स्क्वायर 16 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इस P को 2C के बराबर मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना P बराबर 2C, और फिर लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में इधर क्या है, 2Q²। हमने 2Q² लिखा, इधर क्या है, P²। तो P की जगह पे लिख दिया 2C, और P पे स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर। तो 2Q² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C²। यहाँ पे आप 2 से भाग कर दो तो 2 2 कट जाएगा, इधर बचेगा Q² और इधर बचेगा 2C²। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा, Q² के नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि Q² 2 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे Q² विभाजित है किससे, 2 से। इसलिए जो Q है ये भी विभाजित होगा किससे, 2 से। अब देखिए यहां पे लिखा है कि P विभाजित है 2 से, यानी P में 2 का भाग जा रहा है, और यहाँ पे लिखा है Q विभाजित है 2 से, मतलब Q में 2 से भाग जा रहा है। तो P में भी 2 से भाग जा रहा, Q में भी 2 से भाग जा रहा। इसका मतलब 2 क्या हो गया, P और Q का
HCF हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। अर्थात जो HCF है किसका, P और Q का, ये बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 2, जबकि परिमेय संख्या में P और Q का HCF कितना होना चाहिए 1। हम लिखेंगे परंतु HCF P कामा Q बराबर 1 होता है और हमारा कितना आया 2 आया। इसका मतलब जो हमने बात मानी है वो गलत मानी है, तभी आंसर गलत आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक हमारी कल्पना, यानी जो हमने सोचा, अतः हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभासी है और चाहे लिखो गलत है। तो हमारी कल्पना क्या थी, हमने ये माना था कि √2 परिमेय है, ये तो हमारी कल्पना थी। और जो हमारी कल्पना सोच गलत है तो इसका मतलब परिमेय नहीं होगा, और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय। इसी तरह बोर्ड के पेपर में ये हो सकता है कि सिद्ध करो √3 अपरिमेय है या √5 अपरिमेय है। तो जिस तरह जहां जहां हमने 2 लिखा है, अगर 3 हो वहां पे आप क्या करेंगे, सिर्फ 3 रखते जाएंगे। जैसे हमने P बराबर 2C माना था तो आप P बराबर 3C मान लेंगे। अगर ये क्वेश्चन हो सिद्ध करो √5 परिमेय है, तो जहां जहां 2 है वहां सब जगह क्या रख देना, 5 रख देना, और आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा।